Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, I am Prathamesh Dubey and I am the student of Siddhivinayak Education Institute. Friends, today I came here in front of you with a topic, the cell cycle and the cell division. Friends, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे सेल से हर एक ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि जो आपने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े होंगे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल्स के बने होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स से बने होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कैसे ये मेनी सेल्स अराइज हुई होंगी? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो इन द ईयर 1885। इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, यानी कि जो पहले की सेल्स है वो डिवाइड करती है न्यू सेल्स को फॉर्म करने के लिए। देन बात करते हैं, सपोज हम एक यहाँ पे पैरेंटल सेल्स कंसीडर करते हैं जो कि क्या करता है, ग्रो करता है और देन डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। मीन्स जो पहले का जो सेल्स है, एक सिंगल सेल डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म एन टू डॉटर सेल्स। मीन्स एक पैरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स को बनाने के लिए। देन अब बात करते हैं, जैसे ही सेल ग्रोथ होती है जो कंटेंट जो है इसका सेल का ऑल्सो इंक्रीजेस। It means volume of nucleus and volume of cytoplasm also increases. It means the ratio of content of a cytoplasm and the nucleus is also disturbed. So to maintain this ratio, there is a need of a cell division. Friends, there is one important point, that one is जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है जिसका नाम है जाइगोट। मींस जो मेल गैमेट्स है एंड द फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं एक सिंगल जाइगोट को बनाने के लिए, विच देन डिवाइड्स करता है बहुत सारे टिश्यूज बनाने के लिए, देन ऑर्गन्स बनाने के लिए। टिश्यूज डिवाइड करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए जो कि कंबाइन होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं। देन मेनी tissues group together, combine together to form an organ, then many organ group together, combine together to form an organ system, and बहुत सारे organ systems मिलके एक single organisms बनाते हैं। तो ये जो सेल है, सेल डिविजन्स एक थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लाइफ है, मींस ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेल डिवीजन हो गया तो परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। मींस सपोज एक सेल है वो डिवाइड कर रही है, बट अब एक बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी है, सेल डिवीजन do not stop after the formation of mature organisms. It lasts throughout the life. मीन्स जैसे ही अगर हमारे बॉडी की कुछ सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगी तो वो जो सेल्स है वो न्यू सेल से रिप्लेस हो जाएंगी। अब हमें इस चैप्टर में तीन तरह के सेल डिवीजन पढ़ने हैं। बेसिकली थ्री टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस, देन द सेकंड वन इज first one is amitosis, then second one is mitosis, and third one is meiosis.
तो फ्रेंड्स हम आज एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड सेल डिवीजन की प्रोसेस को समझने वाले हैं कि किस तरह से सेल डिवाइड होता है न्यू सेल्स को फॉर्म करने के लिए, या फिर कैसे एक सिंगल पैरेंटल सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करने के लिए। तो आज हम एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे जिसका जो कि सेल डिवीजन का टाइप है डायकोनिजन और माइटोसिस। फ्रेंड्स उसके वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सेल साइकिल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि कैसे एक सेल डिवाइड हो रही है पर्टिकुलर साइकिल में, तो वही उसका मीनिंग होता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल दो फेजेस से बनी होती है, जैसे कि एक होता है इंटरफेज और एक होता है मेटाफेज, एम फेज, सॉरी one is the interface and second one is an M phase. फ्रेंड्स एंड इंटरफेज एक ऐसी फेज होती है जहां पे जो न्यूक्लियस यानी जो भी सेल है वो कैसे डिवाइड होगा उसका प्रिपरेशन होता है, मींस इट इज एन प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज वेयर सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन। This phase is also known as resting phase. फ्रेंड्स इस फेज को रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस फेज में क्या होता है, सिर्फ जो सेल है वो प्रिपेयर होता है, उसकी ग्रोथ होती है किस चीज के लिए, सेल डिवीजन के लिए। सपोज सेल की ग्रोथ बोले यानी कि उसका जो भी कंटेंट है, न्यूक्लियर कंटेंट होगा, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो या फिर डुप्लीकेट हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, अगर आप उसको आगे चल के डिवाइड करना है तो इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। इट इज द फेज ऑफ ए प्रिपरेशन ऑफ ए सेल फॉर द डिवीजन। देन इट इज आल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फेज बिकॉज़ देयर इज only a growth of that cell, because cell is not actually dividing. Okay, then it lasts for a 90% of the cell. It lasts for 90%. Means जो भी सेल अगर डिवाइड करने होंगे तो उसके डिवाइड करने के लिए जो भी प्रिपरेशन की जो मेथड लग रही होगी उसमें ज्यादा समय लगता है, इस वजह से ये 95% के लिए लास्ट करती है, यानी ये बहुत देर तक का समय होता है। लेकिन जो सेल डिवीजन है वो एक्चुअली एम फेज में होता है। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले आता है इंटरफेज, मींस इस फेज में क्या होगा, प्रिपरेशन होगा किसका, सेल का, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा सेल का इनटू टू डॉटर सेल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक इंटरफेज आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा और एक मेटाफेज एम फेज आएगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक सेल साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे और ऐसे ही एक सेल से दो डॉटर सेल, दो डॉटर सेल से फोर डॉटर सेल्स, ऐसे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलता रहेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो इंटरफेज है ये टू सक्सेसिव मेटा एम फेज के बीच में आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स अब एक हम बात करते हैं सेल साइकिल की। हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे एक सेल कैसे डिवाइड होता है। वहां पे ऐसे बहुत सारे फेजेस हैं जिसमें सेल डिवाइड होता है, उसमें सेल्स की ग्रोथ होती है सबसे पहले, तो देन अब लास्ट में उसका डिवीजन होता है। सेल साइकिल, ये साइकिल यानी इट इज एन साइकिल ऑफ एन इवेंट्स वेयर द सेल डिवाइड्स इट्स जीनोम, यानी जो भी जेनेटिकल मटेरियल रहेगा सेल का वो उस फेज में पर्टिकुलरली डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे साइकिल्स को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। वेयर
cell divides its genome. उस पे ये जो साइकिल है इसमें डुप्लीकेशन होगा किसका, ऑर्गेनेलिस का, डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस। सेल साइकिल में और एक चीज होगी, उसमें क्या होगा, जो एक सेल है वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म टू डॉटर सेल। फ्रेंड्स, ये जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ये परसेंट ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वैरी करता है। इट मींस सपोज अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इन ह्यूमंस सेल साइकिल 24 आवर्स में होती है, जिसमें से जो 23 आवर्स है वो प्रिपरेशन में लगते हैं एंड जो 1 आवर है उसमें एक्चुअल सेल डिवाइड हो जाता है। देन और एक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनका जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज 90 मिनट्स में अपना सेल डिवीजन कंप्लीट करती है। अगर हम एक पूरे सेल साइकिल की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे फेजेस इन्वॉल्व है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हमने जैसे बताया था कि सेल साइकिल में 2 फेजेस मेनली इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकंड वन इज एम फेज। Interphase involves 3 phases. That one is an G1 phase, growth phase 1. Then one is an S phase, and third one is an G2 phase. It is in a growth 1 phase, then it is in a synthesis phase, and it is in a growth 2 phase. M phase involve एक स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से और एंड होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से। Start with karyokinesis and it ends with cytokinesis. जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है वैसे ही जो सेल है मींस न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसी के बाद सडनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और उसमें जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। एस फेज में क्या होता है, हियर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए डबल होता है क्योंकि एक सिंगल सेल है तो उसमें एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल होगा, जो कि अगर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करें तो 2 डॉटर सेल्स में उनको सेपरेटली एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए, जिसकी वजह से जो एस फेज में जो है वो डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है इन एस फेज। फ्रेंड्स, आइए अब इसे थ्रू एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। Friend, this one is our growth phase 1, this one is synthesis phase, this one is G2 phase, and this one is our M phase. It is growth phase 1, yes, synthesis phase, ये ग्रोथ फेज 2, फ्रेंड्स यहाँ पे और एक फेज होता है जिसका नाम है क्वेश्चन फेज। फ्रेंड्स, यहां से देखिए तो G2 फेज तक ये अपना है इंटरफेस। मींस इस फेज में क्या होगा, जो प्रिपरेशन होगा किसका, सेल का फॉर द सेल डिवीजन। मींस सेल की ग्रोथ होगी, उसमें बहुत सारे जो कंटेंट्स है वो इंक्रीज होंगे, जो कि आगे जाके डिवाइड होंगे एम फेज में। एंड दिस वन इज आवर एम फेज।
एम्फेस में भी सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी सबसे पहले इस फेज में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। देन न्यूक्लियर डिवीजन के बाद उसमें भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेज है जो कि फेजेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व फॉर्मेशंस होता है, देन स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फेज होता है इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियर डिवीजन के वक्त, दैट वन इज इन अ प्रोफेज, देन सेकंड इज इन अ मेटाफेज, देन इज एनाफेज, and last one is टेलोफेज। जैसे ही टेलोफेज खत्म हो जाता है उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एंड डायरेक्टली देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और उसके बाद हमें दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए हम पर्टिकुलरली हर एक फेजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं चीजें क्या है। हाँ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना था आपको, ये जो अपनी जो सेल साइकिल होती है ये जेनेटिकली कंट्रोल होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे G1 फेज की, मींस इट मींस ग्रोथ फेज 1। It is a longest phase. इस फेज में क्या होता है, जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ सेल होती है फॉर सेल डिवीजन। ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। इसमें ग्रोथ होती है किसकी, सेल की। There is growth of some of the other biomolecules such like nucleotide, nucleoside. There is also synthesis of an enzyme, that one is an DNA polymerase which is required for the process of an DNA replication, and there is also a synthesis of some of the essential proteins. There is synthesis of an ATP, energy ATP, okay. Nucleoside, then is a proteins, some of the essential proteins, then enzyme, that one is DNA polymerase which is required for the process of an DNA replication, okay. Then बात आती है अपने S फेज की। इस फेज में क्या होगा, जो DNA polymerase जो एंजाइम इस फेज में बना हुआ था वो क्या होगा, एक्टिव होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ एन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। इट मींस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव होता है। देन जो सेकंड चीज है, जो प्रोटीन्स एसेंशियल्स होते हैं फॉर द डीएनए पैकेजिंग, दैट वन इज एन हिस्टोन प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। देन इस फेज में क्या होगा, जो डीएनए वो डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट होगा। इसमें एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है सेंट्रियोल, वो भी क्या होगा, डुप्लीकेट्स होगा। आई होप आपने ये जो सारी चीजें हैं सेंट्रियोल ऑर्गेनेल के बारे में आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। ओके, बट डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम ही रहता है। ओके, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। रिमेन्स
सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ओके, देन हम बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज भी ग्रोथ फेज 2 होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि S फेज में कैसे जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है, वो हम बात पढ़ लेते हैं। सपोज ये पैरेंटल सेल है, ओके, इसका जो डीएनए है वो 2C है, ओके, एंड जो क्रोमोसोम्स है वो कितनी प्रेजेंट है, 2n = 4, ओके। तो सपोज ये G1 फेज है, ये G2 फेज है, ये S फेज है, ओके, M फेज है, मींस यानी दो डॉटर सेल होंगे, डॉटर सेल 1 एंड डॉटर सेल 2, ओके। इस फेज में जो डीएनए है बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं होगा, डीएनए का अमाउंट उतना ही रहेगा, इसमें भी S एंड G2 फेज। इस फेज में क्या होगा, जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है, ओके। इस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद वही रहेगा, so it's 4C. C is the unit which is used to measure a DNA, okay. Then M phase में जाने के बाद जो DNA है वो दो टोटल सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें 2C means the amount of DNA which is present in the two total cells is same as the genetic material present inside the parental cell. Then हम बात करते हैं ग्रोथ फेज 2 की। इस फेज में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस फेज में डुप्लीकेशन होता है कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का, सपोज गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ओके, गोल्गी बॉडी, ओके। इस फेज में कुछ ऐसे इसेंशियल प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ मींस जो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसको हेल्प करने के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं G2 फेज हो गया, S फेज भी हो गया, एंड अब बात करते हैं हम G0 फेज की। इस फेज को बोलते हैं क्वेश्चन फेज। इस फेज में क्या होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। In this phase, the cell goes in inactive stage. ये जो सेल्स है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट डिवाइड नहीं होती। डू नॉट मल्टीप्लाई। ओके, मींस क्वेश्चन फेज बोलते हैं, G0 फेज को क्वेश्चन फेज बोलते हैं, जिसमें सेल इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करती। ये जो सेल्स होती है, सपोज हमारे हार्ट सेल्स होती है ऐसी, और नर्व सेल्स होती है जो कि इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। लेकिन ये जो सेल्स है तब तक कि एक्टिव नहीं होगी जब तक कि वहां पे नीड नहीं है उस ऑर्गेनिजम्स को, उस सेल की। सपोज दिस सेल्स आर do not active or proliferate, means multiply नहीं करती, divide नहीं करती, unless they are called on so as per the need of organisms. इन केस हमें जैसे इंजरी हो जाती है तो वैसे उस समय उस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो सेल्स इनएक्टिव स्टेज में चली गई है वो एक्टिव हो जाएंगी, एंड सपोज डैमेज सेल्स को भी रिप्लेस करने के लिए ये जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक मेजर सेल डिवीजन की जिसका नाम है द माइटोसिस।
उससे पहले मैं आपको एम फेज के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता जिसके बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे सेल डिवाइड करेगा आगे चल के एंड उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। एम फेज, इस फेज में क्या होगा? इन दिस फेज इट लास्ट फॉर 5%, ओके। देन इस फेज में क्या होगा? एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। इस फेज में, एम फेज में, देयर इज ग्रोथ ऑफ, इस ग्रोथ में देयर इज अ ग्रोथ ऑफ एन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, constituent of cell growth, or we can say there is a reorganization of constituents of the cell. Okay, ये स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से एंड इट्स एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। देन ये जो फेल्स है इसके बीच में ऐसी कोई भी गैप नहीं है। सपोज पर्टिकुलरली अगर कोई चीज बनी है देन उसके बाद एक पर्टिकुलर समय के लिए स्टॉप करना है, देन वो प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। इट मींस देयर इज अ नो क्लियर कट, वहां पे कोई भी ऐसी गैप नहीं, कोई भी कंटिन्यू, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल डिवीजन, नो कट बिटवीन। मैंने आपको अभी बताया था कि एम फेज में ऐसे बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व है जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ एन सेल डिवीजन में, जिसमें से जो प्रोफेज है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज, देन फिर हम पढ़ेंगे एनाफेज, देन हम पढ़ेंगे टीलोफेज, देन टीलोफेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म इन 2 डॉटर सेल्स। अब आइए एक एक करके ये सारे फेजेस को हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज ये क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज इट इज एन लॉन्गेस्ट फेज। इस फेज में क्या होता है? इन दिस फेज देयर इज एन इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इस फेज में क्या होगा? जो क्रोमैटिन है विच इज एन थ्रेड ऑफ एन न्यूक्लियर प्रोटीन विच इज एन पार्ट ऑफ एन जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करेगा? कंडेंस करेगा, कंडेंस होगा, गाढ़ा होगा, कॉइल करेगा, अनटेंगल्ड होगा यानी सेपरेट हो जाएगा, कंडेंस होगा, ओके, टू फॉर्म एन क्रोमोसोम्स। इस फेज के बाद एंड में, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एन कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होता है एंड ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड व्हिच आर अटैच्ड टुगेदर एट द एंड ऑफ द सेंट्रोमियर। मैं आपको ऐसे बता दूं, ओके, दिस वन इज आवर सेंट्रोमियर। देयर इज वन शॉर्टकट ट्रिक जिसकी वजह से आप इसे याद कर सकते हैं। प्रोफेज मींस पप्पू नाच सकता है, दिस वन इज अ शॉर्टकट ट्रिक जिसकी वजह से आप इस फेज को याद कर सकते हैं। पप्पू मींस प्रोफेज, ओके। एंड सी में क्या होता है? जो कि सेंट्रियोल है मींस दैट वन इज इन सेंट्रोसोम, वो मूव करता है अपोजिट पोल्स की तरफ टू फॉर्म एन स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट होगा, मूव्स टुगेदर टुवर्ड्स opposite poles of cell to form spindle fiber। जो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए दूसरे जो सेल्स है उसके 2 पोल्स की तरफ चले जाएगा।
देन डी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिसका नाम है पप्पू कैन डांस साला। तो ये जो डी है इसका मीनिंग होता है कि देयर इज एन डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। ओके, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज करके डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन न्यूक्लियर एनवेलप लेट प्रोफेज में होता है, यानी कि एंड में होता है किसके, प्रोफेज के। ये PYQP है कुछ साल पहले एग्जामिनेशंस का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इन लेट प्रोफेज मींस एंड ऑफ द प्रोफेज। यहाँ पे डिजनरेशन होगा कुछ जैसे कि न्यूक्लियोलस का, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड गोल्गी बॉडी का। न्यूक्लियोलस, then endoplasmic reticulum and Golgi body. Then S means there is a formation of a spindle apparatus. मीन जो सेंट्रोसोम से जो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और उससे क्या बनेगा, स्पिंडल एपरेटस बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। आइए मैं आपको प्रोफेज में स्टार्टिंग की डायग्राम आपको बता के बताता हूं एंड कैसे लेट प्रोफेज में चीजें चलती वो मैं आपको बताता हूं। This one is our early prophase diagram and this one is our, okay, so this one is our APS. I hope आपको डायग्राम दिख रही होगी। ये अर्ली प्रोफेज है जिसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप अभी प्रेजेंट है एंड ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स होता है एस फेज में और ये मूव करता है इसके अपोजिट पोल्स की तरफ। सपोज ये एक अपना, ओके, दिस वन इज आवर सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट होगा एस फेज में एंड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है। मींस लेट प्रोफेज के बाद ये डायग्राम ऐसे दिखती है। आई होप आपको समझ रहा होगा। चीजें थोड़ी ट्रिकी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है बट बाद में समझ जाती है। एंड देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो डीजनरेट हो गई है, यानी कि पूरी तरीके से चली गई है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, स्पिंडल फाइबर्स का। This one is the formation of a spindle fiber from a centrosome which are presented at the opposite ends of a cell. Okay, ये बात हो गई प्रोफेज की। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करेगा, रेडिएट आउट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। मैं आपको एक थोड़ी बड़ी डायग्राम्स करके बताता हूँ।